हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गति के समीकरण देखे थे। आज हमारी गति का फोर्थ क्लास है गति की, ठीक है। उसमें हम गति के नियम देखेंगे। न्यूटन के गति के 3 नियम थे, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ में उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब आगे कि 1686 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बाह्य बलों के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में महत्वपूर्ण 3 नियम दिए। क्या है इसमें, मतलब कि आइजैक न्यूटन है जिसने अपनी बुक प्रिंसिपिया में 3 महत्वपूर्ण नियम दिए, जिसे न्यूटन की गति का नियम कहते हैं, ठीक है। 3 नियम थे। अब देखते हैं आगे कौन से नियम 3 थे जो। तो देखो न्यूटन की गति के 3 नियम देखो। प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का द्वितीय नियम आवेग संवेग का नियम कहते हैं। एग्जाम में आते हैं बहुत बार कि जड़त्व का नियम गति का कौन सा नियम है, या गति के प्रथम नियम को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार गति का तृतीय नियम उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो गति का तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। 3 नियम है, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। हम तीनों को हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे और साथ में उदाहरण से समझेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को जरूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे देखो, अब देखो गति का प्रथम नियम। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। पहली बात यह होगी कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहते हैं, साथ ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम दोनों नामों से जाना जाता है। अब देखो ये गति का प्रथम नियम क्या है, किस पे। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे देखते हैं कि मतलब कि कोई वस्तु है वो रुकी है तो हम विराम अवस्था में, और वो गति कर रही है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक मतलब कि उस पर कोई ऐसे बल नहीं लगाया जाए या कोई फोर्स या घर्षण नहीं लगता उसमें, ठीक है। जैसे हम उदाहरण से डायग्राम से समझते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ये स्थिर है, ये वस्तु फुटबॉल है, ठीक है। इसके पश्चात फुटबॉल पे ये लड़का किक मारेगा, तो किक मारेगा तो वस्तु गति करेगी, ठीक है। गति करने के बाद में लास्ट में ये नेट से टकराएगी, टकराने के बाद ये रुक जाएगी, क्योंकि इस पे मतलब कि नेट के द्वारा बल लगा। अभी आप बोलोगे यदि नेट नहीं होता तो वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, ये न्यूटन ने कहा। हाँ ये कहा है, लेकिन इस पे मतलब कि बल लगता है। जैसे यदि हवा में कोई फुटबॉल जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हवा के माध्यम से और या रोड पे है तो घर्षण के माध्यम से वो बॉल रुक जाती है, ठीक है। असंतुलित बल लगता है वो, इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। बस इतना ही है पहला नियम। इसके बाद में हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। यह नियम बल को परिभाषित करता है। ये नियम क्या है, बल को परिभाषित करता है। क्वेश्चन आता है कि बल को परिभाषित करने वाला कौन सा नियम है, तो न्यूटन का प्रथम नियम है। अभी इसमें एक आया था जड़त्व है, तो अब जड़त्व क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में और गति की अवस्था में होने का परिवर्तन का विरोध करती है। क्या है कि विराम अवस्था और गति की अवस्था दोनों के परिवर्तन का विरोध करता है, वही क्या है, जड़त्व है अपना। अब जड़त्व भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो विराम का जड़त्व है और एक गति का जड़त्व है, जो हम डायग्राम से देखते हैं। विराम का जड़त्व है और गति का जड़त्व है। अब आगे देखो उदाहरण, ठीक है। पहला क्या है, दरी, कपड़ा तथा कंबल को डंडे से पीटने पर धूल बाहर निकल जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि हम दरी, कपड़े, कंबल को हम डंडे से पीटेंगे तो जो दरी है, कपड़ा है, वो तो गतिमान हो जाता है, लेकिन धूल के कारण गतिमान नहीं होने के कारण वो बाहर निकल जाते हैं। इसे हम डायग्राम में ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये अपना पहला उदाहरण हो गया। सेकंड देखो,
अचानक गाड़ी को चलाने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। अचानक गाड़ी को चलाने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, कि गाड़ी में बैठे हैं, यात्री पीछे झुक जाते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अचानक गाड़ी के चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, क्योंकि जो गाड़ी चल रही है उसमें जो शरीर का निचला भाग है वो तो गति करता है, लेकिन ऊपरा भाग जड़त्व के कारण स्थिर रहता है, जिसके कारण हम गाड़ी में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्या है। अभी तीसरा क्या है कि कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली से छेद हो जाना। कि कांच उस पर पत्थर मारेंगे तो वो फूट जाएगा, लेकिन गोली से क्या एक छेद होता है। क्यों? गोली बहुत तेज वेग से जाती है, जिसके कारण वो जो उसके गोली बहुत तेज आती है, जिसके मतलब कि उसका वेग अधिक होता है, जिसके कारण जो कांच उसके सामने आता है वो भी गतिमान हो जाता है, और वही जहाँ छेद होता है वो गतिमान होता है, जिसके कारण एक छेद होता है। और लेकिन कांच पर पत्थर मारेंगे तो पत्थर मतलब कि वेग कम होता है, वो गति धीरे करेगा, जिसके कारण पूरा कांच गतिमान हो जाता है, जिसके कारण वो पूरा फूट जाता है। जिसे आप डायग्राम में दिखाया गया है कि ये मतलब कि गोली से एक छेद हुआ, लेकिन इससे पूरा कांच टूट जाता है। ठीक है, आगे देखो फोर्थ क्या है कि गिलास के ऊपर रखे, क्या है कि गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है जब अचानक कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। डायग्राम में दिखाया कि मतलब कि गिलास के ऊपर जो कार्डबोर्ड है उस पर अपन मारेंगे, ठीक है, या खींचेंगे तो उसमें अचानक गति होगी, जिसके कारण वो जो सिक्का है वो जड़त्व के कारण स्थिर होता है, वो पानी में गिर जाता है या गिलास में गिर जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रथम नियम क्या है, जो मतलब कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, ये प्रथम नियम है। आगे उदाहरण और देख लो। आगे क्या है, पेड़ हिलाने पर फल का नीचे गिरना। अब पेड़ हिलाने पर फल क्यों नीचे गिरते हैं? क्यों? पेड़ की टहनियाँ हैं, वो जब पेड़ हिलाएंगे तो पेड़ की टहनियाँ तो गतिमान हो जाएंगी, लेकिन फल क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं या विराम अवस्था में होते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अचानक गाड़ी के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, जैसे मतलब कि कोई गाड़ी चल रही, उसमें बैठे यात्री हैं तो वो भी मतलब कि बस के बैठे हैं, तो उसके बस के निचला भाग है ना, वो तो उसके गाड़ी के अनुसार है, लेकिन ऊपरा भाग विराम अवस्था में या गति की अवस्था में, जिसके कारण वो आगे झुक जाते हैं। ठीक है, कि वो शरीर भी आगे गति कर रहा है गाड़ी के साथ, तो अचानक रुकेंगे तो स्थिर जड़त्व के कारण है, वो अचानक झुक जाते हैं। अब देखो सेकंड नियम, गति का द्वितीय नियम क्या है? इसे आवेग समय का नियम कहते हैं। पहली बात तो यही है कि गति के द्वितीय नियम को किस नाम से जाना जाता है? आवेग समय के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बल F है, P संवेग और T समय। तो क्या बोल रहा है कि बल संवेग और समय के समानुपाती है। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे मतलब कि इसमें है कि F बराबर P का मान क्या है? P बराबर mv एक है संवेग है। ठीक है, P बराबर mv, इसमें P का मान रखेंगे और T है। ठीक है, तो आगे mv बटा T है, तो v बटा T क्या है? एक त्वरण है। ठीक है, v बटा क्या है? त्वरण है। तो F बराबर m में ये अपन को फॉर्मूला आ गया बल का। F क्या? बल, m द्रव्यमान, a त्वरण। तो सेकंड नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखो, जैसे मतलब कि F बराबर m ही है बल का व्यंजक जो इस नियम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है कि बल का व्यंजक कौन से नियम से प्राप्त होता है? तो ठीक है, ये सेकंड नियम से प्राप्त होता है। अभी इसमें हमने संवेग देखा था कि संवेग क्या है, तो अभी देखते हैं संवेग क्या है। किसी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग क्या होता है कि पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर mv
एक संवेग है, ठीक है। m द्रव्यमान, v वेग, तो दोनों के गुणनफल होता है, उसको हम संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, जिसके कारण ये सदिश राशि है। मात्रा क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। इसमें आया था एक आवेग का नाम, तो आवेग देख लेते हैं। आवेग क्या है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है, तो बल और समय अंतराल, जितने समय तक बल वस्तु पर आरोपित रहता है, के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या है कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। I बराबर F इंटू टी, ठीक है। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अब इनके उदाहरण, सेकंड नियम है उसके उदाहरण देख लो, ठीक है। तो पहला क्या है इसमें? पहला, गेंद कैच करते समय गेंद की दिशा में हाथ पीछे ले जाना। अब हाथ पीछे क्यों? सेकंड नियम में मुख्य बात है कि चोट पे ध्यान रखा जाता है कि चोट नहीं लगे। लगभग ऐसे उदाहरण जिसके कारण चोट नहीं लगती है, ठीक है। गेंद कैच करते समय गेंद की दिशा में हाथ पीछे ले जाया जाए, क्यों ले जाए? कि इसमें मतलब कि हाथ के एक तो चोट नहीं लगेगी और कैच करने में भी आसानी होगी। जो डायग्राम में दिखाएगी, गेंद कैच करते समय गेंद की दिशा में हाथ पीछे ले जाना, ठीक है। सेकंड क्या है? गाड़ियों में सोकर स्पेयरिंग लगाना। गाड़ियों में सोकर स्पेयरिंग क्यों लगाया जाता है? जिसके मान लो खड्डे होते हैं उसमें चालक को चोट नहीं लगे, ठीक है। तीसरा देखो, लंबी छलांग लगाते समय रेत का बिछाना। लंबी छलांग लगाते समय रेत का बिछाना, क्यों रेत क्यों बिछाई? उसके कारण उसके जो लंबी छलांग लगाने वाला व्यक्ति उसके चोट न लगे, ठीक है। उसी कारण हम लंबी छलांग लगाते हुए रेत का बिछाना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्या है कि हम दीवार पर गेंद मारते हैं तो गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। जब हम दीवार पर गेंद मारते हैं तो गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। यह भी द्वितीय नियम का उदाहरण है। अब देखो तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम, ठीक है। गति के तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब देखो नियम क्या, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया सदैव विपरीत वस्तुओं पर होती है, ठीक है। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम आसानी से समझेंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या है। जैसे पहला देखो उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, जो डायग्राम में दिखाएगी कि जब गोली चलाई जाती है तो गोली से विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण व्यक्ति को धक्का लगता है, ठीक है। तैरना व व्यक्ति का चलना फिरना। तैरना व व्यक्ति का चलना फिरना, जब तैरा जाता है तो भी हाथ से पानी को पीछे किया जाता है, जिससे मतलब कि वो आगे चल सके। व्यक्ति जब चलता है तो पैरों से प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है? तीसरा उदाहरण क्या है? नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे मतलब कि नाव पीछे जा रही है, व्यक्ति आगे। क्या हो रही है? क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। पैरों से वो पीछे नाव जा रही है। रॉकेट का उड़ाना। अब जो रॉकेट है वो भी उड़ती है तो उसमें भी प्रतिक्रिया होती है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि मतलब कि पीछे गैसों का जो उसके फोर्स लगता है तो ऊपर जाती है और नीचे पीछे प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होने के कारण रॉकेट का उड़ना कहलाता है, ठीक है। रॉकेट उड़ती है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। आगे देखो पांचवा क्या है? पतवार या चप्पू से पानी पीछे करने पर नाव का आगे की ओर जाना। ये नाम पहले सुना, पहली बार सुना होगा किसी ने, ठीक है। तो ये डायग्राम में देख सकते हो, ये चप्पू जो मतलब कि पानी को पीछे करते हैं ना, इसे बोलते हैं चप्पू, ठीक है। इस नियम के कारण, इसके कारण नाव क्या आगे बढ़ती है और वो प्रतिक्रिया होती है। पानी पीछे जा रहा है और नाव आगे बढ़ रही है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। तो तीनों नियम हमने देख ली। पहला नियम क्या? जड़त्व का नियम था। दूसरा नियम क्या था? आवेग संवेग का नियम। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ओके, थैंक यू।